सो गाइज़ नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और बस सभी के मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और कामना करते हुए आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड का जो रूटीन है उनका। खाने से रिलेटेड पूछ लीजिए आप, या फिर आप हम लाइक कब कब डायलिसिस पे जाते हैं या उनकी डायलिसिस कैसे होती है। सारी चीज़ें मैं जितनी भी कवर कर सकती हूँ इस व्लॉग में मैं इसमें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और बाकी जो कुछ भी रह जाएगा या जो भी मेरे दिमाग में आएगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। सो ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाया है कि इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता सकूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को जो भी डेली रूटीन में फ़ूड देती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तो उसमें मैं क्या क्या देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफ़ास्ट से। ब्रेकफ़ास्ट में ऐसा होता है कि वो जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर डेली नहा के, उसके बाद ही आके वो खाते हैं। उससे पहले वो चाय पी के और टोस्ट खा के या बिस्किट खा के जाते हैं। या तो वो 2 टोस्ट खाते हैं, 3 टोस्ट खाते हैं चाय के साथ, या फिर वो डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं। 2 चीज़ें ऐसे रहती है। ब्रेड वगैरह मैं बहुत कम देती हूँ क्योंकि वो मैदा होता है और किडनी पेशेंट्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए उनको ऐसा ही खाना देना चाहिए जो इजीली पच सके, इजीली वो लोग खा सकें। तो टोस्ट वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट 1 या 2 खाते हैं। उसके साथ में हम लोग बादाम गलाते हैं रात में, तो 2-2 बादाम हम सब खाते हैं। और इसके बाद जब वो जल चढ़ा के आ जाते हैं तब आते-आते उनको बज जाते हैं 9:30, 10, कभी 10:30 भी बज जाते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है ना कि ये तो ना तो ब्रेकफ़ास्ट का रहता है, ना ये लंच का रहता है, बीच का रहता है। तो वो क्या करते हैं, एक ही बार खाना खा लेते हैं। उसके बाद अगर उनको भूख लगती है तो कुछ लाइट सा ही देती हूँ मैं। तो अगर मैं आपसे दिन के लंच की बात करूँ या ब्रेकफ़ास्ट कम लंच की बात करूँ, तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं उनको थोड़ा सा हैवी खिला देती हूँ। ज़्यादातर मैं पराठे ही बनाती हूँ ताकि उनको कम भूख लगे। और किडनी पेशेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि आप उनको एक साथ भर के सारा खाना ना खिलाएं, उनको थोड़ा थोड़ा खिलाएं। भले ही हर 2 घंटे में खिलाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिलाएं। तो अगर आपको ब्रेकफ़ास्ट कराना है तो आप 2 पराठे और सूखी सब्ज़ी या गीली सब्ज़ी जो भी आपको खिलानी है आप खिला दें। और ज़्यादातर मैं उनको जैसे सिंपल आलू की सब्ज़ी बना दी जिसमें कम मिर्ची हो, और लौकी भी बना लेती हूँ मैं। अगर फ्रेश लौकी आई हुई है, आपने उसी दिन सब्ज़ी वाले से लौकी ली है, तो फ्रेश लौकी और उसमें 1 आलू काट के और हरी मिर्ची, प्याज में उस लौकी को छौंक लीजिए घी के अंदर, घी का छौंक लगा के उसमें नींबू, हरा धनिया अच्छे से डाल के और नमक डाल के, हल्दी डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के, लौकी पतली ना करें, उसको हल्का सा पानी डाल के ही गाढ़ी करें। मतलब जब आप उसको मैश करें, आपको पूरा बारीक बारीक लौकी काट के डालने की ज़रूरत नहीं है। 4 पीस कर लें लौकी के और कुकर में 2 सीटी दे दें। उसके बाद वो अच्छे से मैश हो जाएगी, तो वो बना के खिलाइए। उससे क्या होता है, लौकी खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो किडनी पेशेंट्स के साथ दिक्कत रहती है कि उनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, तो हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब मैं अगर हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो हीमोग्लोबिन के लिए आप लौकी कंटिन्यू खिलाएं उन्हें। जैसे हफ्ते में 3 बार लौकी खिला दी, ज़्यादा खाने से भी पेशेंट बोर हो जाता है, तो लौकी हफ्ते में 3 बार खिला दो, 4 बार खिला दो, जितनी वो खा सके उतनी खिला दो। सब्जी में नहीं खा पा रहे हैं तो लौकी का रायता बना के खिला दो, जीरे का छौंक लगा के, वो भी तब भी लौकी किसी ना किसी तरीके से चली जाएगी। और लौकी के अलावा अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है किडनी पेशेंट्स का, तो आप अपने घर में गेहूं की घास उगाएं। गेहूं की घास थोड़ी सी उगा लें, हर बार फ्रेश घास उगाएं। एक बार की अगर आप गेहूं उगाते हैं तो आई थिंक 1 हफ्ता 15 दिन में अंदर अंदर अच्छी घास उग जाती है। और अगर आप एक बार की निकाल लेते हैं घास, तो धीरे धीरे करके क्या फ्रेशनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। और गेहूं की घास उगाएं आप अपने अपने घरों में, छोटे से गमले में, बड़े गमले में, जैसा भी आपका मन करे गेहूं की घास उगाएं।
और उसकी हरी हरी जो घास आती है बिल्कुल फ्रेश वाली, उसको जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसके अंदर 4 से 5 लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पिलाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इससे पोटेशियम हाई होता है और पोटेशियम किडनी पेशेंट्स के लिए हाई होना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो उससे भी हमको बचाना है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो आप उतना ही पिलाएं जितना वो डाइजेस्ट कर सकें और जिससे उनका पोटेशियम हाई नहीं हो। और कब पिलाना है? जब पिलाना है आपको जब उनका डायलिसिस होने वाला हो, आप उनको डायलिसिस के लिए ले जाने वाले हों तब, या फिर डायलिसिस से पे जाने वाले हों, डायलिसिस वाला दिन ही जो है तब। ये दो जैसे कि डायलिसिस होने वाला हो तब, ठीक है, या फिर एक दिन पहले, लाइक डायलिसिस से एक दिन पहले आप उनको गेहूं की घास का पानी पिला दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रेश घास जब उग जाती है उसको तोड़ें, जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें उसको बिल्कुल बारीक बारीक करके कूट लें धो के, और उसमें इतना सा पानी मिलाएं, उसको अच्छे से मिक्स करके, जिससे हम चाय छानते हैं उस छन्नी से छान के उसको अच्छे से दबा के उसका सारा एक्सट्रैक्ट जो निकलता है वो निकल के, और जो इतना सा पानी होगा वो उनको पिला दें। मोर देन इनफ है, बस इतना ही पानी पिलाना है हमको। ये प्रोसेस हमको करते रहना है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसके अलावा किडनी पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, इरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शंस लगते हैं। इरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शंस जिसमें 4000 और 10,000 दोनों ही होते हैं। तो हम 5-5 करके इंजेक्शन मंगवाते हैं हमारे वेंडर से, तो हर बार 5-5 इंजेक्शंस आ जाते हैं, और एक डायलिसिस छोड़ के एक डायलिसिस पे वो इंजेक्शन लगता है। बीच में एक डायलिसिस का गैप करते हैं, फिर नेक्स्ट डायलिसिस पे वो इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये हमारा रूटीन रहता है। इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता है। और बीच में आपको 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में एक बार माल्टोस इंजेक्शन लगवाना होता है। माल्टोस इंजेक्शन लगने से क्या रहता है, आप 3 से 4 महीने में माल्टोस लगवाएंगे और इरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शन लगवाएंगे साथ में, एक डायलिसिस का गैप करके एक डायलिसिस में इंजेक्शन, एक डायलिसिस का गैप करके एक डायलिसिस, ऐसा अगर आप करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। और जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसे ही करना है, माल्टोस इंजेक्शन लगवाना है और उसके साथ में इरिथ्रोप्रोटीन चलता रहता है। तो इससे इन लोगों का हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। घर में हमें खाने पीने का ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या खिलाना है, क्या क्या नहीं खिलाना है। तो इन लोगों के लिए क्या, दूध, दही, छाछ, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, ये भी इन लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है किडनी पेशेंट्स के लिए। जब भी जनरली कोई बीमारी होती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि दूध पिला दें, छाछ दे दें, दही दे दें, लेकिन क्या होता है ना, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे कि जितनी आप वाइट चीज़ें दोगे पेशेंट को, उनको ईचिंग प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कब इनकी बॉडी में क्या चीज़ें सही चल रही है, क्या नहीं चल रही, हम एनालाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना तो डॉक्टर्स हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें इस बीमारी के साथ 6 से 7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हमें पता है कि कब चीज़ क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है। हर महीने हमारे वाइटल्स जो हैं मेरे हस्बैंड के होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं सारे, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन, उनके सारे जितने भी वाइटल्स हैं, सब कुछ सारे टेस्ट होके हमारे पास रिपोर्ट आती है, तो हमें पता रहता है कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाते हैं तो मंथली टेस्ट जो होते हैं वो आपको करवाने ही होते हैं। और मंथली टेस्ट के साथ साथ ये जो हीमोग्लोबिन की मैंने अभी आपको बात बोली, इसको मेंटेन रखना होता है। प्लस खाने पीने का भी जो रूटीन लाइफ होती है उसको भी आपको चेंज करके तरीके से रखना होता है। इससे क्या होता है, जितनी भी चीज़ें मैं भी आपको बता रही हूँ, इससे जो किडनी पेशेंट्स की जो लाइफ होती है ना, वो सही तरीके से चलती रहती है। मतलब आपको ये करना है कि उनके लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उनकी बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट डाले। ये सब चीज़ें
एक्सपीरियंस के साथ आती है, मैं जानती हूँ। अगर कोई नया किडनी पेशेंट है तो उनके लिए बहुत सब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आपके लिए एक तरीके से मतलब कुछ नया नया सा होगा कि यार ये सब क्या है, क्या लाइफ। बट क्या करें, लाइफ है, कब कहाँ पलटी मार जाए कुछ नहीं पता। तो हमें तो उसी के साथ में चलना है, और जैसा वो हमें नचाएगी हमें नाचना है। तो नाचना तो है ही, खुश होके नाचें चाहे दुखी होके। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को फेस करें, इसका सामना करें और इससे बाहर निकलें। बाहर निकलें, आपको देखिए डायलिसिस तो करवाना ही है, उसके तो हमारे पास कोई चांस नहीं है या कोई मिरेकल नहीं होने वाला। अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है तो डायलिसिस तो करवाना ही है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि जितनी भी चीज़ें आप खाने को दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उनका सब कुछ ही बंद कर दोगे। खिलाना तो आपको है ही उनको, उनका बॉडी चलेगा कैसे। तो बस थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जैसे हम उनको जो नींबू होता है, नींबू डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। लाइक हमने बोल दिया कि लो नींबू चाट लो, या नींबू की शिकंजी बना के पिला दी, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो ऐसे डायरेक्ट नींबू खाने के बाद आईसीयू में एडमिट हुए थे। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। और जो एग होता है, जो लोग एग खाते हैं, अंडे खाते हैं, उनको जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको अंदर वाला जो येलो पार्ट होता है उसको नहीं खाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किडनी पेशेंट्स के लिए। तो आप अगर आपका मन कर रहा है तो आप जैसे आप 2 अंडे खा रहे हैं या 4 अंडे खा रहे हैं, तो 4 अंडे में से एक का योग जो अंदर वाला येलो होता है वो आप खा लें, बाकी सब आप हटा दें। जो उसका वाइट पोर्शन होता है उसको खाएं, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन येलो वाला जो पार्ट है उसको अवॉइड करें, उसको नहीं खाएं। ये थोड़ा सा चीज़ें होती हैं। बैंगन बंद कर दिया जाता है, जो भी बीज वाली सब्जियां होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। इवन जो हरी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी बैंगन थोड़ा थोड़ा खिला दो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिला दो। मन तो करता ही है ना, थोड़ा थोड़ा खिला दो। डायलिसिस उनका होगा ही, चलेगा, तो थोड़ी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी खिला दो। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको मना करी कि अंडे का जो अंदर वाला येलो पार्ट होता है वो मत खिलाएं, नींबू डायरेक्टली नहीं चाटना चाहिए, नींबू की शिकंजी भी अवॉइड ही करें, मत पिलाएं। इससे अच्छा, इससे बेटर है कि आप शक्कर नमक का पानी पिला दें अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो। और इन लोगों के साथ क्या होता है, किडनी पेशेंट्स के साथ इनको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह का दिक्कत होता है। और तो आप इन लोगों को जो फ्रूट्स खिला रहे हैं उसमें आप ज़्यादा पपीता खिलाएं। पपीता इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। डॉक्टर भी, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी यही सजेस्ट करेंगे कि इन लोगों को पपीता ज़्यादा खिलाओ। थोड़ा थोड़ा अनार खिला दो, ज़्यादा नहीं। ये सब चीज़ें इनको नुकसान करती हैं, दाने वाली जो होती हैं, या ये थोड़ी सी हैवी करती हैं इन लोगों को। चुकंदर भी आप बोलेंगे कि हम हीमोग्लोबिन के लिए चुकंदर खिला दें, नहीं, चुकंदर भी बिल्कुल थोड़ी सी खाएं तो खिला दें, अदरवाइज़ इनको थोड़ा ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं ये चीज़ें। आप ज़्यादातर पपीता खिलाएं, वही फ़ायदा करेगा। एप्पल थोड़ा बहुत खिला दें। तो ये फ्रूट्स मैं आपको बता रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स का ऐसा रहता है, ड्राई फ्रूट्स भी इन लोगों को मना ही हो जाते हैं। किडनी पेशेंट्स के साथ बहुत सारी समस्या हैं, इन लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बंद हो जाती हैं खाने की। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ना डर के मारे, जब हमें ये बीमारी का पता चला था तो हमने सारी चीज़ें बंद कर दी थी। पर मेरे हस्बैंड का जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके गिरने लग गया। फिर जब हमने अपनी हिसाब से चीज़ें खिलानी शुरू करी, जो बिल्कुल ही मना है, जो बहुत ज़्यादा वो है, उसको तो हम नहीं खिलाते। लेकिन उसके अलावा जो हम घर में खा रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने जब इनकी शुरू करी, तब जाके इनका बॉडी थोड़ा रिकवर हुआ। और क्योंकि आपका जब डायलिसिस चलता है तो आपको ताकत तो चाहिए होती है। आपके डायलिसिस में अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें, मतलब सॉरी, बुरी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ें भी बाहर जाती हैं। तो आपको दोबारा से उनको इनटेक भी तो करना होगा, तभी तो आप डायलिसिस के लायक रहेंगे। तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जब ये चलती हैं, जब आप इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, आप और आपका परिवार जब इसको अब अगर मैं मेरे हस्बैंड की बात करूँ तो वो डायबिटिक नहीं है। अगर कोई किडनी पेशेंट है वो डायबिटिक है तो थोड़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है।
तो हमारे साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये रहा था कि वो डायबिटिक नहीं है, तो सबसे बेस्ट हमारे लिए यही रहा कि अगर उनका बीपी कभी लो भी होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं फटाफट से उनको शुगर का पाउच खिला देती हूँ डायलिसिस में। इससे बीपी एकदम से हाई हो जाता है। तो कभी कॉफ़ी पिला देती हूँ, कभी शुगर का पाउच खिला देती हूँ, कभी कोई चॉकलेट रखी होती हो तो वो खिला देती हूँ। तो जैसे ही बीपी डाउन आता है मैं चेक करती रहती हूँ बीपी को, और मैं उनको फटाफट से खिला देती हूँ। मेरे पास जो बैग हम किट तैयार करके रखते हैं डायलिसिस के लिए, हम ले जाने के लिए, तो उनमें ये चीज़ें रहती हैं। एक बात और, जब हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हमारा पूरा बैग रेडी होना चाहिए, जिसमें एक पानी की बॉटल होनी चाहिए। आप घर से कुछ खाने पीने का सामान ले जाएं, जिसमें एक टिफ़िन में खाना ले जाएं या मखाने फ्राई करके ले जाएं, जैसे भी जो भी आप चाहें, मखाने भी खिला सकते हैं फ्राई करके। फ्रूट्स ले जाएं, और टॉफ़ियाँ, और शुगर के पाउच, नमक के पाउच, ये सब चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। एक स्पून होना चाहिए और एक फॉक होना चाहिए खाने के लिए। छोटी मोटी प्लेट, छोटा मोटा ग्लास, ये सब रखिए अपने उसमें। और डायलिसिस पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए गॉज़ वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, गॉज़ वगैरह, और टेप की ज़रूरत पड़ती है ड्रेसिंग होने के बाद। जब डायलिसिस हो जाता है उसके बाद टेप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टेप भी आपके पास होना चाहिए, वो ऑनलाइन आ जाता है। और अगर आप लोग इस वीडियो में कोई मुझे कमेंट करेगा कि वो टेप कहाँ मिलता है और क्या है उसका लिंक, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर कर दूँगी कि हम कहाँ से मंगाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत कुछ है जो मुझे याद आता है। तो जो हम बैग रेडी करते हैं, उस बैग में मैंने आपको बताया अभी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। प्लस 3 से 4 टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो आपके बैग में हमेशा रहनी चाहिए, और वो आपको डॉक्टर्स आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको अपने बैग में कौन कौन सी टैबलेट रखनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वो टैबलेट्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने पास उसको हमेशा रखें, और इस चीज़ का मेक श्योर करें कि वो एक्सपायर नहीं हो। एक्सपायर होए तो उसको फेंक के, उसको डिस्पोज़ करके दूसरी टैबलेट्स लेके अपने बैग में रखें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिस्टुला बनता है। फिस्टुला जब बनता है तो आपको बॉल से एक्सरसाइज करनी होती है, जो स्पंजी बॉल होती है उससे एक्सरसाइज करनी होती है, ताकि वो जो वेन्स है वो इजीली अच्छे से डेवलप हो जाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आर्टरी और वेट को जोड़ के बनाया जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड के 3 से 4 फिस्टुला जो हैं वो बिगड़ चुके हैं, ढंग से नहीं बन पाए। अभी रिसेंटली हमने एक ऑपरेशन करवाया है जिसमें उनका फिस्टुला बनवाया है दोबारा से, क्योंकि उनके गले में लाइन डली हुई है, और उसे कहते हैं परमाकैथ। जो गले में लाइन होती है उसे कहते हैं परमाकैथ। तो अभी जो डायलिसिस हो रहा है वो परमाकैथ से हो रहा है। उसमें 2 पाइप होते हैं, एक पाइप से गंदा खून बाहर आता है, दूसरे से साफ़ होकर वो अंदर जाता है। तो उस लाइन को हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा साल भर यूज़ कर सकते हैं। वो एक टेम्परेरी बेस पे काम करती है, जब तक आपका फिस्टुला नहीं डेवलप हो जाए तब तक आप उसको रख सकते हो। अब हमने फिस्टुला बनवाया है, ये विदिन मंथ रेडी हो जाएगा, और ये रेडी होने के बाद ये वाला जो लाइन है वो निकाल देंगे गले में से। तो इससे पहले भी 2 महीने पहले फिस्टुला बना था, पर वो डेवलप नहीं हो पाया, तो दोबारा से हमने अभी ये फिस्टुला बनवाया है। ये जो प्रोसेस होता है ना गाइस, बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए। तो क्या है, हम तो बोल देते हैं कि चलो एक तरफ नहीं बना तो दूसरी तरफ बन जाएगा, लेकिन इंसान है वो, अपने शरीर में बार बार खुलवा के उसको ऑपरेट करवा रहा है, आर्टरी और वेन को जुड़वाया जा रहा है, तो खुद कितना परेशान होगा या कितना पेन झेल रहा होगा, ये ना आपको पता है ना मैं पता कर सकती हूँ। इवन मैं जब वाइफ हूँ, मैं उनका पेन समझ सकती हूँ, लेकिन जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं वो सिर्फ वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि अपने शरीर की तकलीफ़ हमें खुद बर्दाश्त करनी है। मैं उनके हर जगह साथ देती हूँ, हर जगह सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो उनके शरीर में तकलीफ़ हो रही है या जो वो परेशानी झेल रहे हैं, तो वही झेल रहे हैं ना। बट अब बस मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार जो फिस्टुला बने, इसके बाद हमें फिस्टुला बनवाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़े, ये लॉन्ग लास्टिंग फिस्टुला रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने पेन झेला है,
उन्होंने अपने दोनों हाथों में कहाँ कहाँ फिस्टुला बनवाया और कितनी बार फिस्टुला बिगड़े हैं मैं जानती हूँ। मैं उनकी जर्नी में उनके साथ में रही हूँ। तो बस अब आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिए कि उनका ये फिस्टुला काम कर जाए और इसी फिस्टुला से उनका डायलिसिस चलता रहे और सब ठीक रहे। और हमने डायलिसिस को एक्सपेक्ट पहले नहीं किया था, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्ट करने के बाद हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भगवान, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बस मालिक ईश्वर मेरे डायलिसिस चलता रहे और अच्छी ज़िंदगी और बिना किसी परेशानी के, बिना सेहत की कोई परेशानी के उन्हें अच्छी ज़िंदगी दें और हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे। जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे थे, तो हम गुड्डे गुड़ियों वाला जो खेल खेलते थे फ्रेंड्स के साथ और अपने भाई बहनों के साथ मिलके, तो हम, आप लोगों को याद है वो करते थे, ऑपरेशन करते थे। चलो आज इस गुड़िया को लेके आओ, इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर किचन से उठा के लाते थे चाकू, छुरी और वो सिज़र, कैंची वो पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें, और उससे ऑपरेशन होता था। तो मुझे वही चीज़ याद आ रही है कि भाई नहीं, मेरे हस्बैंड एक जीव है, एक इंसान है, वो खिलौना नहीं है, गुड्डे गुड़िया नहीं है। तो बस इसी तरीके से बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिए हस्बैंड के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको किडनी से रिलेटेड या इस बीमारी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें और मैं ज़रूर से अपनी तरफ से जो भी मुझे पता होगा या जो मेरी नॉलेज है या जो मेरे हस्बैंड की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। किसी डॉक्टर के बारे में, किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में, अच्छे हॉस्पिटल्स के बारे में जानना चाहें तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स के बारे में भी जानकारी है, अच्छे हॉस्पिटल्स के बारे में, अच्छे ट्रीटमेंट्स कहाँ से होते हैं, कहाँ कम पैसे लगते हैं, कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचा सकते हैं, इससे एक चीज़ मुझे और याद आई, मैंने अपना अभी रिसेंटली आयुष्मान वाला कार्ड बनवाया और उसी से हम डायलिसिस करवा रहे हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड का टीपीए था, उससे डायलिसिस होती थी, लेकिन अभी हस्बैंड को बीमारी की वजह से थोड़े टाइम पहले ही जॉब को छोड़ना पड़ा, स्विच करना पड़ गया। तो जॉब छोड़ने के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि मेडिकल भी बंद हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालना था। तो मैंने अपना फटाफट से आयुष्मान कार्ड बनवाया, क्योंकि इस कार्ड के बारे में मैंने सुना था कि ये ओनली फीमेल्स का बनता है ये कार्ड, और इससे आप 5 लाख तक का या आई थिंक उससे ऊपर तक का ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। ये कार्ड वैलिड होता है, चलता है। तो मैंने सबसे पहले टीपीए बंद होते ही ये कार्ड बनवाया था, क्योंकि मुझे हस्बैंड का डायलिसिस तो करवाना ही था और हफ्ते में 3 बार होता है और पर डायलिसिस जो पैसे लगते हैं वो हैं 2100 रुपये पर डायलिसिस, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो अभी हमारा जो ये ट्रीटमेंट है कार्ड से चल रहा है और बहुत सही चल रहा है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी रहती है। तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं कार्ड से करवा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको दवाइयों का खर्चा है वो करना होता है, वो आपका अपना होता है। मेडिसिन वगैरह जो ऊपर से लगती है वो आपका अपना होता है। एटलीस्ट डायलिसिस तो हो रही है यार, डायलिसिस हो रही है हफ्ते में 3 बार, वो कार्ड से हो रही है, वो बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई भी ऐसा इंसान है जो ये व्लॉग देख रहा है मेरा और सेम इसी कंडीशन से गुजर रहा है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हमें बताएं आपकी परेशानी। और आप अगर नए किडनी पेशेंट बने हैं तो भी हमें बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी तो आप प्लीज़ हमारे से कंसल्ट करें। और जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, थैंक यू सो मच और इट मीन्स अ लॉट। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।